एक दो तीन। पहली क्लास। ऑनलाइन स्टूडेंट में कोई ऐसा स्टूडेंट्स की पहली क्लास हो। ऑनलाइन स्टूडेंट में कोई ऐसा स्टूडेंट की पहली क्लास हो, या फिर उन्होंने लास्ट क्लास पहले फिजिकल ली थी। कौन कौन से स्टूडेंट ऑनलाइन ऐसे हैं जिन्होंने लास्ट क्लास फिजिकल ली थी ऑनलाइन में। कोई भी नहीं है ऐसा ऑनलाइन में जिन्होंने लास्ट क्लास फिजिकल ली हो। ठीक है। दो स्टूडेंट्स। अच्छा जी, नोट्स सबके पास है। आपके पास नोट्स नहीं होंगे। आपके पास नोट्स नहीं होंगे, दो तीन के पास ना। हम्म। गुजारा कर लो आज की क्लास में। शेयर कर लो आप इनके साथ नोट्स, ठीक है। अच्छा, एक क्विक रिकैप हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे कि लास्ट क्लास में हमारी क्या बातें हुई थी। लास्ट क्लास में सबसे पहले तो मैंने बताया था कि पेपर का पैटर्न क्या है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि कोर्स कंटेंट क्या है। लेकिन कोर्स कंटेंट से पहले भी मैंने आपको क्या बताया, कुछ बेसिक्स बताई थी। ऑडिट की वो बेसिक्स क्या थी। ऑडिट की वो बेसिक्स क्या थी कि एक ऑडिटर एक इंडिपेंडेंट ऑडिटर होता है। ठीक है, उसको अपॉइंट कौन करता है, शेयर होल्डर अपॉइंट करता है। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कौन बनाते हैं, मैनेजमेंट यानी डायरेक्टर्स बनाते हैं। और डायरेक्टर्स जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, ऑडिटर उसको क्या करता है, चेक करता है। क्या चीज चेक करता है, इंश्योर करता है कि उसमें मटेरियल मिसस्टेटमेंट ना हो, या फिर दूसरे अल्फाजों में कि वो एप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से बनी है या नहीं। फिर हमने बात की थी कि बड़ी से बड़ी कंपनी का ऑडिट करने में से 2 से 3 महीने लगते हैं। ठीक है। तो देयर फॉर ऑडिटर ऑडिट करेगा सैंपलिंग बेसिस पे, और ऑडिट होगा मटीरियल आइटम्स का। सर ये मटीरियलिटी और सैंपलिंग ऑडिटर कैसे चूज करेगा, मटीरियलिटी कैसे डिटरमाइन करेगा, ये हम लेटर ऑन पढ़ेंगे। ठीक है। एक बात बता दूं, जिस तरह हम अकाउंटिंग में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़ते थे ना, इसी तरह ऑडिट के भी स्टैंडर्ड्स हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, आइजा। क्या कहते हैं, आइजा, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग। ठीक है। तो उसके अंदर एक मटीरियलिटी पे भी हमारा आइजा है, सैंपलिंग पे भी हमारा एक आइजा है। तो हम वहां कवर कर लेंगे, तो पता चल जाएगा कैसे सैंपलिंग चूज होती है, पता चल जाएगा कैसे मटीरियलिटी डिटरमाइन होती है। इसके बाद आगे हमारी क्या डिस्कशन चली थी, कोई याद दिलाएगा मुझे। मैंने ये बताया था कि ऑडिट क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करना कि वो एप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से बनी है या नहीं। और दूसरा अश्योरेंस क्या है, कि एक ऑडिटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करने के बाद अपना उस पर क्या देता है, ओपिनियन किसको देता है, शेयर होल्डर को, और उससे शेयर होल्डर का कॉन्फिडेंस क्या हो जाता है। तो इस चीज को कहते हैं अश्योरेंस। ऑडिटर का ओपिनियन देना ओवर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, किसको ओपिनियन देना, शेयर होल्डर को, जिससे शेयर होल्डर का डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस बढ़ जाए, इसको कहते हैं एश्योरेंस। ठीक है। फिर हमारी आगे बात हुई थी ऑडिट की हायरार्की पे। और मैंने एक और बात भी बताई थी कि ऑडिटर का काम फ्रॉड को डिटेक्ट करना नहीं है। प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, फ्रॉड को डिटेक्ट करना, मैनेजमेंट की। वजह भी बताई थी क्यों, मैनेजमेंट क्योंकि कंट्रोल्स बनाती है, और कंट्रोल्स बनाने का मकसद ही फ्रॉड और एरर को प्रिवेंट और डिटेक्ट करना होता है। इसलिए फ्रॉड को पकड़ने की रेस्पॉन्सिबिलिटी भी किसकी हुई, मैनेजमेंट की। ठीक है, ये बात हुई थी। फिर हमारी एक बात हुई थी कि ऑडिटर का माइंडसेट क्या होता है।
न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब क्या है यहाँ पे? जिसका हम ऑडिट करने जा रहे हैं वहां पे कुछ भी हो सकता है, वो सही भी हो सकता है, गलत। मटीरियल मिस स्टेटमेंट्स भी हो सकती हैं, फ्रॉड की वजह से भी वो मटीरियल मिस स्टेटमेंट हो सकती है, और एरर की वजह से भी हो सकती है। और बताया था कि सब कुछ ठीक भी। होता रहता है। तो बीइंग एन ऑडिटर आप जब जाओगे तो आप ये न्यूट्रल माइंडसेट लेके जाओगे। सब कुछ सही भी हो सकता है, मटीरियल मिस स्टेटमेंट भी हो सकती हैं, फ्रॉड की वजह से भी और एरर की वजह से भी। ये बात हुई थी। फिर मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई थी कि कंट्रोल्स का ताल्लुक है फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, है ना। मैंने एग्जाम्पल दी थी कि अगर एक यहां पे अज्यूम करें यहाँ इन्वेंट्री पड़ी हुई है, और यहाँ इन्वेंट्री जो पड़ी हुई है, वहां पे कैमरा ना लगा हुआ हो, बाहर गार्ड ना खड़े हुए हो, तो वो इन्वेंट्री क्या हो जाएगी? चोरी हो चांसेस क्या है? चोरी होने के चांसेस ज्यादा हैं। तो रिजल्टिंग इन जो फिजिकल इन्वेंट्री ग्राउंड पे मौजूद है वो चोरी हो चुकी होगी, लेकिन वही इन्वेंट्री की क्वांटिटी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिफ्लेक्ट हो रही होगी। तो हम क्या बोलेंगे? यार ये तो इन्वेंट्री चोरी हो सकती है, इसका मतलब हो सकता है कि रिकॉर्ड्स में इन्वेंट्री ओवरस्टेट हुई हुई हो। तो इसका मतलब इधर बुरे कंट्रोल की वजह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में गलतियों के चांसेस, इसी तरह अच्छे कंट्रोल की वजह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में गलतियों के चांसेस। कम रहता है। तो फिर मैंने कहा था अच्छे कंट्रोल तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट कम हो जाएगी। और मैंने कहा था कि अगर बुरे कंट्रोल होंगे तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट ज्यादा हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई थी। फिर मैंने एक और बात कही थी कि अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में गलतियों का रिस्क ज्यादा है तो आप बीइंग एन ऑडिटर ज्यादा काम करोगे या कम काम करोगे? ज्यादा ज्यादा काम करोगे। इसका मतलब मैंने कहा था आप ज्यादा सब्सटेंटिव टेस्टिंग करोगे। आप क्या करोगे? ज्यादा सब्सटेंटिव टेस्टिंग करोगे। सर ये सब्सटेंटिव टेस्टिंग क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को टेस्ट करना, ये चेक करना कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से बनी है या नहीं। उसके लिए ऑडिटर जो प्रोसीजर लगाएगा उसको हम क्या कहते हैं? सब्सटेंटिव टेस्टिंग। सर ये कौन से प्रोसीजर्स होते हैं, कैसे लगते हैं, ये तो हम सीखेंगे। और मैंने आपको बताया था कि अभी मैं पढ़ा रहा हूं बेसिक्स, एक डिटेल्ड ओवरव्यू दे रहा हूं। ये जो जो चीजें मैं आपको टर्म्स बता रहा हूं ना, इन पे हम अलग अलग टॉपिक पढ़ रहे होंगे। ऐसी ही बात हुई थी हमारी लास्ट क्लास में। ठीक है। तो सब्सटेंटिव टेस्टिंग जो होती है, वो अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिस्क ज्यादा होगा तो सब्सटेंटिव टेस्टिंग भी ज्यादा होगी। और अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिस्क कम होगा तो फिर सब्सटेंटिव टेस्टिंग भी कम हो। कम होगी। क्लियर है ये बात? लास्ट क्लास में ही क्लियर हो गई थी। ठीक है। आप रिकॉर्डिंग ले लेना। ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम यहां पे ऑडिट साइकिल की तरफ आए थे, लेकिन दो टर्म्स थी। एक था मटीरियलिटी, दूसरा मिस स्टेटमेंट। अब आज तो बता दो मुझे मटीरियलिटी का क्या मतलब है, मटीरियल आइटम्स का क्या मतलब होता है? यूजर का इफेक्ट पड़े, मतलब जैसे सर फाइनेंशियल एनालिसिस के डिसीजन पे इफेक्ट टेक्नोलॉजी का है। उसके यूजर्स का। उसकी विजन से हम किस किसके डिसीजन पे इम्पैक्ट पड़ेगा? शेयर होल्डर के डिसीजन पे इम्पैक्ट पड़े किसी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के आइटम की। स्टेप बाय स्टेप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जितने भी आइटम हैं उनकी ओमिशन या डिस्टॉर्शन की वजह से अगर यूजर के इकोनॉमिक डिसीजन पे इंपैक्ट पड़े तो उसको हम क्या कहते हैं? वो मटीरियल आइटम है। यानी यूं सोचो कि मैं एक बंदा हूं, एक शेयर होल्डर हूं, और मुझे एक इंफॉर्मेशन कंपनी की तरफ से नहीं मिली। अगर मिल जाती तो शायद मैं अपने शेयर्स बेच देता। अगर मिल जाती तो शायद मेरा आने वाला डिसीजन कुछ और होता। तो मैं क्या बोलूंगा? ये कौन सा आइटम था, कौन सी इंफॉर्मेशन थी? मटीरियल। मटीरियल। मिस स्टेटमेंट का क्या मतलब है? अकाउंटिंग पॉलिसी से अलग हो जो। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कुछ और कह रहा है, अकाउंटिंग पॉलिसी कुछ और कह रही है, और कंपनी ने अकाउंटिंग एडॉप्ट कुछ और की है। एजाज वाली एग्जांपल दी थी मैंने वहां पे,
वो याद रहनी चाहिए एग्जाम्पल। ठीक है, आगे। इसके बाद मैंने बताया था कि ऑडिट एक सिस्टमैटिक अप्रोच है, और उस सिस्टमैटिक अप्रोच में ये कुछ चीजें थी यहाँ पे मौजूद। कि मैंने कहा था कि पहले ऑडिटर की क्या होती है, अपॉइंटमेंट। ठीक है, और ये अपॉइंटमेंट कौन करता है, शेयर होल्डर। किधर करता है, एजीएम में। फिर मैंने कहा था कि कुछ जिम्मेदारियां होती हैं मैनेजमेंट की, और कुछ जिम्मेदारियां होती हैं ऑडिटर की। ऑडिटर जब ऑडिट करता है तो उसकी फीस भी होती है। तो ये सब चीजें एक एंगेजमेंट लेटर के अंदर पहले से ही क्या हो जानी चाहिए, डिटरमाइन। पहले से ही क्या हो जानी चाहिए, लॉक। और उस एग्रीमेंट को हम क्या कहते हैं, ऑडिट एंगेजमेंट लेटर। ये किसके दरमियान साइन होता है, मैनेजमेंट और ऑडिटर। इसमें क्या होता है, मैनेजमेंट की क्या जिम्मेदारी है, बताओ मैनेजमेंट की क्या जिम्मेदारी है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करना। और मैनेजमेंट की क्या जिम्मेदारी है, कंट्रोल्स बनाना। कंट्रोल्स को डिजाइन और इंप्लीमेंट करना। और क्या जिम्मेदारी है मैनेजमेंट की, फ्रॉड को प्रिवेंट और डिटेक्ट करना। और ऑडिटर जब ऑडिट करने जाएगा तो सबूत उसको कौन प्रोवाइड करेगा, मैनेजमेंट। तो भाई ये भी तो मैनेजमेंट की जिम्मेदारी हुई ना। तो जहन में रखो ये चार जिम्मेदारियां मैनेजमेंट की। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाना, कंट्रोल्स को डिजाइन और इम्प्लीमेंट करना, नंबर 3 उसके बाद फ्रॉड और एरर को प्रिवेंट और डिटेक्ट करना, देन सबूत दे। ऑडिटर को क्या प्रोवाइड करना, और एविडेंस प्रोवाइड करना। क्या बोलोगे, एविडेंस। भाई जरा एक बात सुनना, इस बात पे तो सब राजी हो गए। जब आपको किसी चीज की वेरिफिकेशन करनी होती है ना, किसी चीज को चेक करना होता है ना, तो आप उस पे हासिल करते हो सबूत। बेटा उसकी बेवफाई के सबूत हासिल करते हो तब पता चलता है ना वो वफादार है या बेवफा, है ना। तो भाई सबूत हासिल ही करेगा ऑडिटर, और वो सबूत ऑडिटर को देगा कौन, मैनेजमेंट। एक बहुत बड़ा हिस्सा कौन है, मैनेजमेंट। हो सकता है कि ऑडिटर वो सबूत खुद भी हासिल कर सकता है कहीं और से, ठीक है, किसी और सोर्स से भी पता चलता है ना। कभी कभी तो आप डायरेक्ट पूछते हो तुमने क्या किया बताओ, और कभी कभी आप कहीं और से पता करवाते हो। तो भाई एक बहुत बड़ा हिस्सा क्या है कि मैनेजमेंट ऑडिटर को क्या देती है, सबूत देती है। और ये मैनेजमेंट की क्या है, जिम्मेदारियों में से एक जिम्मेदारी है। ठीक है। तो अब अगर मैं आपको बोलूं कि पेपर में आपके पास 3 मार्क्स का एक नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन आ जाए। मैंने आपको बताया था पेपर के अंदर सीआरक्यू होते हैं 70 मार्क्स, और 30 मार्क्स के ओटीक्यू। सीआरक्यू के अंदर क्या टॉपिक थे वो भी बताया था, ऑडिट रिस्क, इंटरनल कंट्रोल्स, सबस्टैंडिव प्रोसीजर। ये मिला के तकरीबन कितने मार्क्स बन जाते हैं, 50 मार्क्स बताए थे मैंने, है ना। 55 से 50, और फिर मैंने बोला था 15 नंबर क्या है, नॉलेज बेस के। 5 नंबर किसके हैं, रिव्यू एंड रिपोर्टिंग के, अगर आया। अब ये 50 मार्क्स कभी कभी 55 भी हो जाता है। अगर रिपोर्टिंग नहीं आया तो ये कितना बन जाएगा, 55 बन जाएगा। ठीक है। अब 15 नंबर किसके थे, नॉलेज बेस। और नॉलेज बेस के अंदर आपके पास समझो यूं कि एक सवाल आ गया, फॉर एग्जाम्पल, लिस्ट द रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द मैनेजमेंट। तो क्या आप 3 नंबर के लिए लिख सकते हो, हाँ। 3 नंबर के लिए इसका मतलब क्या, आपको कोई 3 रेस्पॉन्सिबिलिटीज लिखनी होंगी, लिख सकते हो, पक्का। लिख के दिखाओ फिर, जल्दी से, शाबाश। लिखो लिखो, अभी जो मैंने बताई थी ना जबानी, मैनेजमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी लास्ट क्लास में ही बताई थी, लिखनी है आपने अब। बेटा ये पास पेपर में सच में आया हुआ है, तो अगर आपकी अटेम्प्ट में आ गया तो सीधे सीधे 3 नंबर है।
बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोग भी लिखें और लिख के मुझे व्हाट्सएप कर दें जी। पहला तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फिर डिजाइन एंड इम्प्लीमेंट रिपोर्ट, हम्म। फिर फ्रॉड और एरर। और मैनेजमेंट ऑडिटर को सबूत प्रोवाइड करती। बेटा आप लोग मुझे व्हाट्सएप करें, मैं आपको नम ग्रुप पे ही मैसेज कर रहा हूँ मैं। बिल्कुल ठीक है जवीरिया। बेटा लिख लिया आप लोगों ने। सबसे पहला क्या है? टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब देखें जरा, जब आप लिखते हो ना आंसर, तो आपने बोला टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, 0.5 मिलेगा, पूरा एक नंबर नहीं मिलेगा। उसकी वजह पता है क्या है? टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज पर एप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। बात समझ रहे हैं? फिर ऑडिटर कर देते हैं। नहीं, हम तो बात कर रहे हैं मैनेजमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटीज की। रिक्वायरमेंट क्या थी? व्हाट आर द रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द मैनेजमेंट। तो ऑडिटर को तो बीच में लाओ ही नहीं अभी। इस रिक्वायरमेंट में ऑडिटर को लाने की जरूरत नहीं है। नंबर 2 रेस्पॉन्सिबिलिटी आपने क्या लिखी है अपने पास? टू डिजाइन एंड इम्प्लीमेंट द इंटरनल कंट्रोल्स। जबरदस्त। तीसरी क्या लिखी? टू डिटेक्ट एंड प्रिवेंट फ्रॉड और एरर। जबरदस्त। चौथा? टू प्रोवाइड एविडेंस टू दी ऑडिटर। अच्छा आप जरा सुनिएगा, जब आप ये बात लिख रहे होगे ना, तो हुआ क्या है? अच्छा इधर, जब आप ये बात लिखोगे ना कि मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है ऑडिटर को क्या प्रोवाइड करना, एविडेंस, तो पता है क्या लिखोगे? टू प्रोवाइड sufficient and appropriate
sufficient and appropriate audit evidence. To provide sufficient and appropriate audit evidence to the auditor. अब जरा सुनिएगा, यहां पे ऑथेंटिक का वर्ड और दूसरा कोई वर्ड इस्तेमाल नहीं करोगे, क्योंकि ये वर्ड बताए किसने इस्तेमाल किए हैं। पहली बात तो आयजा ने, और इन वर्ड्स का बहुत डिटेल मतलब है। सफिशिएंट का मतलब बताए क्या होता है, क्वांटिटी, और एप्रोप्रिएट का मतलब होता है क्वालिटी। और इसके ऊपर हम डिटेल में आयजा आयजा 500 के नाम से एक आयजा है वो पढ़ेंगे, जिसमें हमें डिटेल में पता चलेगा कि सफिशिएंसी किन फैक्टर्स पे बेस करती है और एप्रोप्रिएटनेस किन फैक्टर्स पे बेस करती है। तो वर्ड कौन से इस्तेमाल होने चाहिए आपके, सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट। सफिशिएंट का मतलब क्या है, जितनी क्वांटिटी रिक्वायर्ड है उतनी क्वांटिटी प्रोवाइड करना। फॉर एग्जाम्पल आप ऑडिटर हो, मैं मैनेजमेंट हूं, आप मेरे पास आए, आपने मुझे बोला 10 इनवॉइसेस चाहिए मुझे, मैंने आपको सिर्फ 3 दी, तो क्या मैंने आपको सफिशिएंट एविडेंस प्रोवाइड किया? नहीं, सफिशिएंट एविडेंस प्रोवाइड नहीं किया। दूसरा एप्रोप्रिएट, एप्रोप्रिएट का मतलब क्या होता है, क्वालिटी। अब फॉर एग्जाम्पल क्वालिटी का मतलब क्या है कि यहां पे आपने उससे मांगे गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स, कि बताएं ये गाड़ी आपकी ही है, तो उन्होंने हाँ गाड़ी हमारी है। बोला गाड़ी के ऑनरशिप के डॉक्यूमेंट्स दिखाओ, तो उन्होंने यार ऑनरशिप के डॉक्यूमेंट्स तो नहीं है, एक काम करो जाकर फिजिकली देख लो ना, गाड़ी खड़ी हुई है। तो फिर इसका मतलब क्वालिटी एविडेंस प्रोवाइड नहीं किया। नंबर 2, आपने उससे मांगी इनवॉइस, उन्होंने बोला ओरिजिनल वाली इनवॉइस तो गुम हो गई है, ये फोटो कॉपी पकड़ लो। समझ रहे हैं? तो इसका मतलब फिर क्वालिटी एविडेंस प्रोवाइड नहीं हुआ, क्योंकि फोटो कॉपी दे रहा है ना, तो क्वालिटी थोड़ी हुई। क्वालिटी क्या है उस सबूत की, भाई जाली भी तो हो सकता है ना वो, इसका मतलब एप्रोप्रिएट नहीं है। दूसरा क्या बोला था इससे पहले मैंने, क्वांटिटी तो बोला था उससे पहले, गाड़ी वाली एग्जांपल। हमने बोला ओनरशिप के डॉक्यूमेंट्स दिखाओ, वो क्या बोल रहा है, ओनरशिप के डॉक्यूमेंट्स तो नहीं है, जाके गाड़ी देख लो फिजिकली मौजूद है। तो इसका मतलब उसने क्वालिटी एविडेंस प्रोवाइड नहीं किया। समझ गए? एप्रोप्रिएटनेस का मतलब समझे? जी भाई, समझ आ गया पक्का? मैंने एक बात और बोली थी लास्ट क्लास में, कि जिस स्टूडेंट को कोई बात समझ में नहीं आएगी वो क्लास में ही पूछ लेगा, शर्माएगा नहीं। ठीक है? तो ये एक हमने नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन सीखा है आज की क्लास में, लिख लोगे अगर पेपर में आएगा? हाँ, पक्का? चलें आगे बढ़ते हैं। फिर हमने ऑडिट साइकिल में और क्या डिस्कशन की थी? हमने बोला था ये एंगेजमेंट लेटर होता है साइन, देन इसके बाद ये मैनेजमेंट और ऑडिटर के दरमियान होता है। ये ड्राफ्ट कौन करता है, ऑडिटर ड्राफ्ट करता है। जी जी, एग्रीमेंट है दो पार्टीज के दरमियान, एक, दोनों पार्टीज में से एक पार्टी कौन है, ऑडिटर, दूसरी पार्टी कौन है, मैनेजमेंट। अब ये ड्राफ्ट कौन करता है, एक सवाल ये था। तो ये कोई भी ड्राफ्ट कर सकता है, मैनेजमेंट भी कर सकती है और ऑडिटर भी कर सकता है, कोई टेंशन वाली बात इसमें नहीं है, कोई थंब रूल भी नहीं है। ठीक है? इसके बाद मेन बात क्या है, कि इसका पर्पस क्या होता है, क्यों करते हैं ऐसा। ये एग्रीमेंट इसलिए होता है, ये कॉन्ट्रैक्ट इसलिए होता है, ये एंगेजमेंट लेटर इसलिए साइन होता है ताकि कोई कॉन्फ्लिक्ट्स, मैंने लास्ट क्लास में डिटेल में बताया था कि आप पहुंचे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करने, आप कौन है, ऑडिटर, और सामने से मैनेजमेंट बोल रही है कि ऑडिट बाद में करना, पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाओ। ये हो सकता है, वाकई में हो सकता है। ठीक है? आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करने के लिए पहुंचे हैं, ऑडिट करने के लिए, वो बोल रहे हैं पहले डिजाइन करो कंट्रोल्स को। तो आप बोलोगे ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है, मैनेजमेंट बोलेगी कहां लिखा है जिम्मेदारी नहीं है।
है ना। तो एक एंगेजमेंट लेटर होगा, उस पे ये सारी जिम्मेदारियां, ये सब चीजें जब मौजूद होंगी तो बाद में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं आएगा। जी जी, एंगेजमेंट लेटर के अंदर एक बड़ा कंटेंट कौन सा है, मैनेजमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटीज। ठीक है। इसमें क्या क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। मैनेजमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ऑडिटर की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है, जो मैंने लास्ट क्लास में एक ओवरव्यू दिया था। इसके बाद फीस कितनी होगी, ऑडिट का स्कोप क्या है, ये सब चीजें इसके अंदर होंगी। देखो ये तो मैंने कहा था मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा, टॉपिक नहीं पढ़ा अभी हमने, सिर्फ एक ओवरव्यू दे रहा हूं। ये मत समझना कि जो है ना सर जो है ना बस यूं ऊपर ऊपर से पढ़ाते हैं। ये सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूं, ये एक अलग से टॉपिक होगा एंगेजमेंट लेटर का भाई। ठीक है, उस एंगेजमेंट लेटर के कंटेंट्स को हम डिटेल में डिस्कस भी करेंगे। सही है। फिर मैंने कहा था कि प्लानिंग होती है, उसके बाद क्या होती है, प्लानिंग। सर ऑडिट करने जा रहे हैं नेस्ले का, तो नेस्ले का ऑडिट करने से पहले प्लानिंग करना जरूरी नहीं है? क्या लगता है आपको कि डायरेक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे आ जाएं और बोले अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को मैं चेक करूंगा? मैंने एक एग्जांपल दी थी कि आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करने पहुंचे हो, और पहुंचे और आप ऑडिट कर रहे हो रेवेन्यू का, किसका ऑडिट कर रहे हो? अगर आपको उस कंपनी के प्रोडक्ट्स ही नहीं पता तो कौन कौन से, आप बताए कैसे ऑडिट कर रहे हो, जरा सुनना। आपने रेवेन्यू ऑडिट करना शुरू किया और आप बताए क्या देख रहे हो, बोले अगर रेवेन्यू अकर हुआ है तो गुड्स डिलीवर भी हुए होंगे, आप ये सोच रहे हो बेसिक लेवल पे। सर वो तो एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है, अगर आपने यही नहीं समझा कि उसकी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन कैसे फुलफिल होती है, तो क्या आप उसके रेवेन्यू को ऑडिट कर सकते हो? तो इसका मतलब प्लानिंग करना तो बहुत जरूरी है, उसके प्रोडक्ट्स को समझना, उसके कस्टमर्स को समझना, कौन कौन है, कौन मेजर कस्टमर है, कौन मेजर सप्लायर है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, एक शुगर मिल कंपनी का हमने ऑडिट किया। ठीक है। जब हमने ऑडिट किया ना, तो पहले हमने प्लानिंग की। ऑडिट करने से पहले ना हम एक दफा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखते हैं। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को जब हमने देखा तो उसमें रेवेन्यू के अंदर एज सच कोई मूवमेंट ही नहीं थी, यानी पिछले साल 5 मिलियन था और इस साल भी तकरीबन कोई 5 मिलियन ही था। तो बजाहिर जब फिगर्स के अंदर इतनी फ्लक्चुएशंस नहीं होती ना, तो नॉर्मली ये लगता है कि इतना रिस्क यहां पे मौजूद नहीं है। लेकिन जब हमने डिटेल में और अंडरस्टैंडिंग ली तो पता चला कि भाई इनका एक मेजर कस्टमर शुगर मिल कंपनी अगर है फॉर एग्जाम्पल, तो उसका कस्टमर कौन होगा? हम लोग होंगे? नहीं, होलसेलर होगा यार। तो एक होलसेलर ने बोला अल्लाह हाफिज, मैं आपसे अब दोबारा शुगर नहीं खरीदूंगा, मेजर कस्टमर ने। थ्रू आउट द ईयर पहले तो ये भी हुआ। फिर उसके बाद आपको याद है पाकिस्तान में ऐसा भी होता है, शुगर माफिया, शुगर शॉर्ट हो गई, डंप हो गई। फिर उसके बाद जो शुगर का रॉ मटेरियल प्रोवाइड करने वाले होते हैं वो कौन होते हैं? फार्मर्स। वो कभी स्ट्राइक पे जा रहे होते हैं। तो पता ये चला कि उस वक्त एक बड़ा बुरहान आया था, और बुरहान इस तरफ इस किस्म का था कि 2 से 3 महीने या 1 डेढ़ महीना शुगर ही प्रोवाइड, शुगर प्रोवाइड नहीं, समझो यूं कह लो कि शुगर केन ही प्रोवाइड नहीं हुई, रॉ मटेरियल ही प्रोवाइड नहीं हुआ। तो प्रोडक्शन क्या घंटा हुई होगी? जब प्रोडक्शन नहीं हुई होगी तो फिर, प्रोडक्शन नहीं होगी तो सेल नहीं होगी। तो अब जरा सोचो, पिछले साल का रेवेन्यू और इस साल का रेवेन्यू तकरीबन बराबर बराबर है। आपने जब बैकग्राउंड की ये स्टोरी इसको प्लानिंग के अंदर ही समझ लिया, तो अब क्या इंपैक्ट आएगा आपकी सोच के अंदर? अच्छा आप बोलोगे हो सकता है कि अच्छा नहीं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग नहीं कर रहे आप यहाँ पे, इंटरप्रिटेशन नहीं कर रहे आप, बोलोगे हो सकता है कि इन्होंने रेवेन्यू को ओवर स्टेट किया हो। है ना, आप तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करने पहुंचे हो, सबूत। जब भी आप किसी चीजों पे सबूत हासिल कर रहे हो ना, आप शकी बन जाते हो। ऐसा होता है ना। सोचें, वही वाली एग्जाम्पल, आप किसी की बेवफाई पे सबूत हासिल करना चाह रहे हैं तो शकी बन जाओगे ना। तो यहां पे भी आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक कर रहे हो, उस पे सबूत हासिल कर रहे हो, तो शकी बनोगे ना कि यार ये रेवेन्यू बराबर कैसे आ रहा है, मेजर कस्टमर चला गया था, इनके पास रॉ मटेरियल भी था नहीं, कैसे इतना रेवेन्यू? हो सकता है इन्होंने ओवर स्टेट ही किया हो रेवेन्यू को, हो सकता है ना।
तो प्लानिंग करने से देखो आपको पता चला ये, अगर ना प्लानिंग करते तो ये चीजें पता चलती नहीं। तो प्लानिंग के अंदर और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। प्लानिंग के अंदर एक चीज मैंने बताई थी, ऑडिट रिस्क। ऑडिटर ऑडिट रिस्क निकालता है, और मैंने बताया था ऑडिट रिस्क एक बड़ा टॉपिक है हमारा, जो हम किधर पढ़ेंगे, प्लानिंग स्टेज के अंदर। इस टॉपिक, इस पूरे एरिया की वेटेज भी मैंने आपको बताई थी, प्लानिंग स्टेज की पूरी वेटेज मैंने आपको बताई थी। 25 मार्क्स तक ये पूरा एरिया आ सकता है। एक तो है ना इसके अंदर ऑडिट रिस्क, तो भाई इसके अंदर सिर्फ ऑडिट रिस्क थोड़ी है, और भी तो चीजें हैं प्लानिंग के अंदर, और भी चीजें हैं। तो टोटल मिला के इसका एरिया कितना बन सकता है, 25 मार्क्स। समझ रहे? लास्ट क्लास में तो जो मैंने बताया था वो क्या बताया था, सिर्फ ऑडिट रिस्क की वेटेज बताई थी। यहां पे मैं बस पूरे सेक्शन की वेटेज बता रहा हूं कि प्लानिंग एरिया से कितने मार्क्स के पेपर बन सकता है, 25 मार्क्स का पेपर बन सकता है। फिर परफॉर्मिंग द ऑडिट के अंदर हमारी दो बातें हुई थी, कि ऑडिट जब आप परफॉर्म करते हो तो क्या पहले फौरन, नाम क्या है तुम्हारा, मुश्तबा भाई, मेरे दोस्त कितने पेपर क्लियर हैं तुम्हारे, 8 हो गए? यूं उंगलियां यूं चार क्यों कर रहा है तू, ऐसे बता रहे, ऐसे? अच्छा 8 हो गए, सिर्फ ये आखिरी रह गया इसका। 8 किस हिसाब से बताया वैसे तुमने, सारे एफडी के मिला के? आखिरी, अच्छा अच्छा सही है, तो मैंने कहीं देखा है पहले, एफडी पे देखा। अच्छा इधर बेटा, परफॉर्मिंग स्टेज पे ऑडिटर ऑडिट परफॉर्म करता है, और परफॉर्म करने में ऑडिट पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को टेस्ट करने से पहले ऑडिटर किसको टेस्ट करेगा, कंट्रोल्स को टेस्ट करेगा। ये बात हमारी लास्ट क्लास में हमने स्टेब्लिश कर ली थी। कंट्रोल्स को क्यों टेस्ट करेगा पहले, क्योंकि जितने कंट्रोल्स अगर अच्छे हैं तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिस्क कम होगा। तो भाई पहले पता होना चाहिए ना कंट्रोल्स कैसे हैं। तो पहले ऑडिटर परफॉर्मिंग स्टेज पे क्या करता है, कंट्रोल्स को टेस्ट करता है, जिसको हम कहते हैं टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स, यानी टीओसी। फिर जब परफॉर्म कर रहा होता है ऑडिटर ऑडिट, तो उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को टेस्ट करने में क्या करता है, सब्सटेंटिव प्रोसीजर। ये दो चीजें हैं, ठीक है, ये भी दो अलग अलग टॉपिक है हमारे, एक इंटरनल कंट्रोल, दूसरा सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स। इन दोनों की वेटेज मैंने आपको बता दी थी लास्ट क्लास में, तकरीबन समझ लो 40 नंबर, दोनों के मिला के। टीओसी इंटरनल कंट्रोल्स पे अलग सवाल आता है, सब्सटेंटिव प्रोसीजर पे समझ लो अलग सवाल आता है। फिर रिव्यू ऑफ ऑडिट, यानी ऑडिटर जी ने जो अपना काम किया है थ्रू आउट दी ऑडिट किया है, उसको क्या करता है ऑडिटर, रिव्यू करता है, कि यार मुझे उसका रिव्यू करने का एक मकसद था जो मैंने बताया था। रिव्यू करने का मकसद क्या है, कि या तो ऑडिट को एक्सटेंड करने की तरफ जाएं, या फिर किस तरफ जाएं, ओपिनियन की तरफ। और ओपिनियन को हम क्या बोलते हैं, रिपोर्टिंग स्टेज। क्या बोलते हैं, इसके अंदर ऑडिटर का क्या मौजूद होता है, ओपिनियन। डन। बेटा ये हमारी डिस्कशन लास्ट क्लास की थी, मैंने एक डिटेल रिकैप दे दिया है। जो स्टूडेंट्स पहली क्लास इनकी है, आप लाजमी पिछली क्लास का लेक्चर लाजमी सुनिए, ठीक है। आगे बढ़े हम, देखें इधर क्या कहा था मैंने, कंट्रोल्स का क्या है, इम्पैक्ट ओवर दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जरा देखें इधर, आपको ये नजर आए कि बैंक रिकंसिलिएशन जो है ना वो कंपनी परफॉर्म ही नहीं करती। तो आप अब ऑडिटर हैं, जरा सुनिएगा, आपका मकसद क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, और इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करने के लिए आपने क्या लिए हुए, पैसे। और उसके बाद आपने इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे क्या देना है, ओपिनियन देना है, यही बात है। सोचो इधर, अगर तुम ओपिनियन दे दो और तुम्हारा ओपिनियन गलत निकला है, तो तुम्हारे साथ क्या होगा, अगली दफा में वो नहीं रखेगा। सिर्फ ये होगा, जेल। अगर जानबूझ के किया तो जा सकते हो, यस, फाइन। फाइन लग सकता है, पेनल्टीज लग सकती है, लाइसेंस कैंसिल हो सकता है, यस।
मैं आपको एक रियल लाइफ केस बताता हूं। एनरॉन कॉर्पोरेशन एक कंपनी थी, ठीक है, यूएस बेस्ड कंपनी थी, एनर्जी सेक्टर। ये कंपनी पता है क्या कर रही थी? एक बहुत बड़ी कंपनी थी, हाँ। ये कंपनी क्या कर रही थी, क्योंकि ये एनर्जी सेक्टर से रिलेट करती थी, तो अपने इन्वेस्टर से ये पैसा ले रही थी और इन्वेस्टर को कह रही थी हम इन्वेस्ट करेंगे एनर्जी सेक्टर्स में, ठीक है। लेकिन इन्होंने पता है क्या किया? ये पैसा लेके, लालच चढ़ी उनको, पैसा लिया और डेरिवेटिव्स वगैरह में इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है। एक तो इन्होंने ये हरकत की। अब डेरिवेटिव्स में उन्होंने कहा फायदा होगा, फायदा होगा तो इनको, इन्वेस्टर्स को क्या दे देंगे, रिटर्न दे देंगे, इन्वेस्टर खुश, हम भी खुश। लेकिन हुआ क्या, नुकसान हो गया। अब इन्वेस्टर को ये बता दें ये बात, उन्होंने सोचा यार इन्वेस्टर को ये बात बताएंगे तो इन्वेस्टर तो बोलेगा हमने तुम्हें एनर्जी सेक्टर में इन्वेस्ट करने के लिए दिया था, तुमने डेरिवेटिव्स में पैसा लगा दिया। तो इन्होंने इससे बचने के लिए एक शैतानी बंदा उनके पास बैठा हुआ था, ये पीछे बैठा हुआ है ना, ऐसा एक बंदा बैठा हुआ था, बोला एक काम करो बैंक से लोन ले लेते हैं। बैंक से उन्होंने लोन लिया और बैंक से लोन लेकर इन्वेस्टर्स को बोला कि ये रहा तुम्हारा रिटर्न जो एनर्जी सेक्टर से आया है। अब जब आप एक चोरी करते हो ना, तो फिर सीरीज ऑफ चोरियां आपको करनी पड़ती हैं। फिर इन्होंने क्या किया, जो बैड डेट्स थे उनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट से छुपाना शुरू कर दिया, यानी रिसीवल को ओवरस्टेट किया और एक्सपेंसेस को अंडरस्टेट किया। और अल्टीमेटली जब ये, अब होगा क्या जब आप ऐसी हरकतें करोगे बिंग एंड कंपनी, तो होगा क्या, एक वक्त तो आएगा ना, जब आप कचरा कोनों में जमा करते रहोगे तो एक वक्त तो आएगा कचरा बाहर निकलेगा ना। तो जब ये पता चला तो कंपनी बैंकरप्ट हो गई। और जब कंपनी बैंकरप्ट हो गई तो उसकी शेयर प्राइस $90 से कितने पे आ गई, एक साल में $1 पे। अंदाजा लगाओ, अगर मैं फॉर एग्जांपल बोलूं कि इसकी इन्वेस्टमेंट, शेयर होल्डर 10 लाख शेयर होल्डर्स की इन्वेस्टमेंट थी, तो $89 ऐसे ही लगा दो नुकसान। तो कितना नुकसान हुआ होगा बहरहाल आगे। अब हुआ ये सीन, इस कंपनी का जो ऑडिट करने वाला बंदा था ना, जैसे हम बिग फोर सुनते हैं, इसी तरह बिग फाइव कंपनी थी एक, ओ सॉरी, ऑडिट फर्म थी, बिग फाइव। पहले बिग फाइव होती थी, ठीक है। और उस ऑडिट फर्म का नाम था आर्थर एंडरसन। जैसे आज सोचो मैं बोलूं केपीएमजी, तो आपके ना जहन में कैसा आता है कि यार क्या ऑडिट फर्म होगी। ईवाई, तो आप क्या बोलोगे, क्या ऑडिट फर्म होगी। इसी तरह आर्थर एंडरसन के बारे में भी लोग बोलते थे क्या ऑडिट फर्म है। ये ऑडिट फर्म इसका ऑडिट कर रही थी और वो हर साल ये बोल रही थी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, अपने ओपिनियन देते हुए पता है क्या बोल रही थी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से ही बनी है, यानी बिल्कुल सही बनी है। यानी ये ऑडिट फर्म भी क्या थी, मिली हुई थी चंद पैसों के लिए। सही है, ऐसा होता है। तो जब ये बात पता चली ना, तो जो ऑडिट पार्टनर था वो जेल में, वो ऑडिट फर्म बंद हो गई। तो भाई आप जब ओपिनियन दे रहे हो ना, तो उस ओपिनियन की बहुत वर्थ है। और उस ओपिनियन की बहुत वर्थ है, पता है क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि जैसे ही ये बात पता चली तो देखो शेयर प्राइस $90 से $1 वर्थ है ना इस ओपिनियन की। यानी यूजर का कॉन्फिडेंस, स्टॉक मार्केट का कॉन्फिडेंस ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे होता है भाई, क्योंकि उसको ये ट्रस्ट होता है कि ऑडिटर ने इसको ऑडिट किया हुआ है। समझ रहे हैं? तो अब जो आपने ओपिनियन दिया, अगर वो आपने ओपिनियन सही नहीं दिया किसी भी वजह से, तो उसके बहुत कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। समझ रहे हैं? तो अब आप मुझे बताएं, जब आप ऑडिट करने पहुंचोगे तो क्या आपके जहन में एक शक पैदा होगा? होगा ना शक पैदा, वरना आपका ओपिनियन गलत हो सकता है। और जब ओपिनियन गलत हो जाए तो क्या होगा आपके साथ? ओपिनियन गलत हो जाए तो क्या हो सकता है आपके साथ, जैसा एनरॉन कॉर्पोरेशन वाले स्कैंडल के अंदर हुआ। किसके साथ हुआ? आर्थर एंडरसन के साथ। ठीक है, तो ये बात जहनों में रखा करें अपने। अब जरा सुने, आप ऑडिट करने पहुंचे हो, आपने पहले कंट्रोल्स को क्या करना है, टेस्ट करना है। आपको पता चला कि कंपनी बैंक रिकंसिलिएशन परफॉर्म ही नहीं करती, तो आपके जहन में क्या जाएगा फौरन? रिस्क ज्यादा हो गया सिस्टम। बैंक बैलेंस के अंदर स्पेसिफिक होके सोचना है। बैंक बैलेंस के अंदर क्या होंगे अब, मिस स्टेटमेंट के चांसेस ज्यादा होंगे।
तो अब जब आप बैंक बैलेंस का ऑडिट करोगे तो उस पे प्रोसीजर्स भी, सब्सटेंटिव टेस्टिंग ज्यादा करोगे। लिंक कर रहे हो इसको? ये पहली एग्जाम्पल इधर। सेकंड एग्जाम्पल में अब आप लोग मुझे बताओ, बैंक बैलेंस कम हम चेक करेंगे इधर कंट्रोल अच्छा है सेकंड एग्जाम्पल में? यस। जब कंट्रोल अच्छा है तो इसका मतलब बैंक बैलेंस के अंदर एरर्स और मिस स्टेटमेंट होने के, मिस स्टेटमेंट जब मैं बोल रहा हूं ना तो किसी भी वजह से हो सकती है, फ्रॉड की वजह से भी और एरर की वजह से भी। तो मैंने बोला बैंक बैलेंस में मिस स्टेटमेंट होने के चांसेस अब क्या हो गए, कम हो गए। तो अब मैं बैंक बैलेंस के ऊपर अपनी सब्सटेंटिव टेस्टिंग को कम कर सकता हूं। मेरी स्ट्रेटेजी है वैसे तो, लेकिन मेरे पास ये ऑप्शन है कि मैं इसको कम कर सकता हूं। समझ गए? ये चीज तो आप लोगों ने पहले ही हमने आपस में डिस्कस कर ली थी लास्ट क्लास में, अभी भी मैंने रिकॉल करवाई थी। अगर कंट्रोल स्ट्रॉन्ग तो रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट कम हो जाएगा, और अगर कंट्रोल्स वीक हैं तो रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ज्यादा हो जाएगा। चलें जी। बेटा इस एक्सपेक्टेशन गैप को अब आप पढ़ें। इसमें सिर्फ एक पॉइंट समझ में नहीं आया होगा, बाकी सब समझ में आया होगा। आना चाहिए सब समझ में। बेटा ऑडिटर, वैसे ना ये एक्सपेक्टेशन गैप हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं ना, तो लोग जनरली सोचते हैं कि ऑडिटर आया है ना तो वो सारी ट्रांजेक्शन्स को ऑडिट करेगा, जबकि ऐसा नहीं है। वो किस पे करेगा ऑडिट? दूसरा, ऑडिटर किसका ऑडिट करेगा? सिर्फ मटेरियल आइटम्स का। तीसरा, बेटा ऑडिटर ना गारंटी देता ही नहीं है, ओपिनियन देता है। इस बात का मतलब बताए क्या है? देखें इधर सोचें, आप ऑडिटर हैं, आप 2 से 3 महीने के लिए आए, क्या आपने पूरी ट्रांजेक्शन्स का ऑडिट किया? मटेरियल आइटम्स का किया सिर्फ सैंपलिंग बेसिस पे, तो क्या आप गारंटी दे सकते हो? गारंटी आप नहीं दे सकते। आप क्या दे सकते हो? ओपिनियन। ओपिनियन का मतलब बताए क्या होता है? आप दे रहे हो अश्योरेंस, और उस अश्योरेंस में आप यूजर को तसल्ली दे रहे हो, यानी आप अपनी राय दे रहे हो, अपना ओपिनियन दे रहे हो, आप गारंटी नहीं दे रहे। बेटा गारंटी इंसान तब देता है जब उसने एक एक ट्रांजैक्शन का ऑडिट किया हो। यहां पे एक एक ट्रांजैक्शन का ऑडिट नहीं किया ऑडिटर ने, तो इस वजह से ये ऑडिट की इनहेरेंट लिमिटेशन है। एक्सटर्नल ऑडिट की ये क्या है? इनहेरेंट लिमिटेशन के ऑडिटर क्या दे सकता है? ओपिनियन दे सकता है, गारंटी नहीं दे सकता। इंटरनल ऑडिटर का तो काम ही नहीं है ओपिनियन देना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे। इंटरनल ऑडिटर का क्या काम है, कोई बताएगा मुझे? चेक करना इंटरनल ऑडिटर को कौन अपॉइंट करता है? मैनेजमेंट। वो कंपनी का ही क्या होता है? एम्प्लॉय होता है। ठीक है, उसका काम क्या है? कंट्रोल्स को मॉनिटर करना कि कंट्रोल्स सही इंप्लीमेंट हो रहे हैं या नहीं। इसके अलावा उसका और क्या काम हो सकता है? देखना कि डिपार्टमेंट के अंदर जो भी डिपार्टमेंट्स हैं वो अपना सही काम कर रहे हैं, यानी यानी 3 E's, इसको कहते हैं एफिशिएंसी, इकोनॉमिक इकोनॉमी और इफेक्टिवनेस। 3 E's। तो इस चीज का ऑडिट भी ऑडिटर, इंटरनल ऑडिटर करता है कि एक रिसोर्स अगर आई है तो इसके अंदर ये 3 E's हैं या नहीं। ठीक है, इसके अलावा फ्रॉड से रिलेटेड अगर इन्वेस्टिगेशन है तो वो भी कौन करेगा? इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट करेगा। तो इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट के तो ये काम होते हैं। और भी बहुत सारे काम है, लेकिन कुछ काम है ये वाले हैं। इसी तरह जो इन्वेंट्री काउंट होता है ना साल के एंड पे,
उस इन्वेंट्री काउंट को सुपरवाइज करना भी इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट का काम है। सही है, ये कुछ काम मैंने आपको बता दी जो किसके हैं, इंटरनल ऑडिटर के। डन। बेटा ये लास्ट वाला पॉइंट समझ में आ रहा है? फ्रॉड पकड़ना रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? मैनेजमेंट की। अच्छा अब इधर एक्सटर्नल ऑडिट का पर्पस क्या है? शेयर होल्डर ने क्यों अपॉइंट किया था ऑडिटर को? ताकि ऑडिटर आए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करे यानी टेस्ट करे, ठीक है, और उसके बाद अपना क्या दे, ओपिनियन, और उस ओपिनियन से यूजर का कॉन्फिडेंस क्या हो जाए। पढ़ो इसको। ठीक है आगे बढ़े। अच्छा आप लोग नोट्स शेयर नहीं कर रहे क्या? तुम्हें नहीं दी किसी ने? तुम साथ बैठ जाओ ना किसी के। दिए। आप दोनों, ये सब चीजें लिखी हुई है ना? हाँ स्क्रीन पे भी लिखी हुई है, लेकिन मैंने कहा आप नोट डाउन कर रही हैं, इतनी मेहनत कर रही हैं। खैर अच्छी बात है वैसे। अच्छा इधर बेटा ऑडिट के एडवांटेजेस सोचें। ऑडिटर आया, उसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट किया और अपना क्या दिया, ओपिनियन। तो इससे शेयर होल्डर को क्या मिल रही है, एक सेटिस्फेक्शन मिल रही है। और फिर इससे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या आ जाएगी, मैंने आपको बताया था स्टॉक मार्केट के अंदर $90 से कितने पे आ गई थी शेयर प्राइस। इसका मतलब जो शेयर होल्डर, सॉरी ऑडिटर जो होता है, वो जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट करता है तो उससे यूजर का कॉन्फिडेंस क्या होता है, बूस्ट। क्यों होता है? क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है। ये बात क्लियर है? अच्छा आप देखें इधर, कभी जब आप बीइंग एन कंपनी बात करूं ना मैं अगर, तो आप बैंक से लोन लेने जाओगे ना, तो आपसे पता है क्या मांगेगा, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। जब भी कंपनी को लोन चाहिए होता है बैंक से, तो कंपनी क्या पूछती है, सॉरी बैंक क्या पूछता है, कि आपके पास ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं। उन ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बेसिस पे ही बैंक क्या करेगा, कंपनी को लोन देगा। तो इसका मतलब ये देखो, बैंक एक स्टेक होल्डर है ना, उसको इस ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ने क्या किया, डिसीजन लेने में हेल्प किया। दूसरा, बेटा मुझे इन्वेस्ट करना है, अभी मैंने इन्वेस्ट किया नहीं है, क्या मैं इस ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बेसिस पे डिसीजन ले सकता हूं? यस। इसी तरह जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको ये ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मदद करती है इकोनॉमिक डिसीजंस लेने में। यहां तक 3 एडवांटेजेस में कोई मसला? नेक्स्ट। बेटा ये बात समझने के लिए ना जरा यूं समझो कि आप लोग सब ऑडिट करने पहुंच गए हो इधर, ठीक है, परफॉर्मिंग स्टेज आ गया। कौन सा स्टेज है? पहले क्या करोगे, सब्सटेंटिव टेस्टिंग करोगे पहले या कंट्रोल की टेस्टिंग? जब कंट्रोल्स की टेस्टिंग करोगे तो क्या पता चलेगा आपको, वीक है या? तो ऐसा तो होता ही नहीं है कि सारे कंट्रोल्स ही वीक हैं या सारे कंट्रोल्स ही स्ट्रांग हैं, कुछ वीक कुछ, ऐसा होता है ना। तो आपको जब ये टेस्टिंग आपने की तो आपको कुछ मिले स्ट्रांग कंट्रोल्स, ठीक है।
और कुछ आपको मिले कौन से कंट्रोल्स? अगर मैं ऑडिट के पर्सपेक्टिव से सोचूं, स्ट्रॉन्ग कंट्रोल्स में, स्ट्रॉन्ग कंट्रोल्स की वजह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट कम हो, और जो वीक कंट्रोल्स होंगे वहां पे ज्यादा। तो स्ट्रेटेजी क्या बनेगी ऑडिट की? स्ट्रेटेजी यहां पे क्या बनेगी कि यहां पे क्या लगाओ? ज्यादा प्रोसीजर्स। और यहां पे क्या लगाओ? प्रोसीजर्स। कम प्रोसीजर्स। ये ठीक है, लेकिन जरा एक और बात सुनना। ऑडिटर एक रिपोर्ट बनाता है मैनेजमेंट के लिए, ये ऑडिट रिपोर्ट नहीं है। मैं क्या बोल रहा हूं देखो, सुनो इधर, ये ऑडिट रिपोर्ट नहीं है। ऑडिटर एक और रिपोर्ट बनाता है, किसके लिए? मैनेजमेंट के लिए। जो ऑडिट रिपोर्ट होती है वो तो किसके लिए होती है? शेयर होल्डर के लिए ना। यहां पे मैं बोल रहा हूं ऑडिटर एक रिपोर्ट बनाता है, किसके लिए? मैनेजमेंट के लिए। जिस रिपोर्ट को हम कहते हैं मैनेजमेंट लेटर, इस रिपोर्ट को हम क्या कहते हैं? और इस रिपोर्ट के अंदर ऑडिटर सारे वीक कंट्रोल्स मैनेजमेंट को बताता है कि तुम्हारे ये वीक कंट्रोल्स हैं, और साथ में उन वीक कंट्रोल्स की रिकमेंडेशन भी बताता है। उन वीक कंट्रोल्स की क्या बताता है? इस बात का मतलब क्या, जरा समझना। साथ में यह भी बताता है कि इस कंट्रोल को तुमने इंप्रूव कैसे करना है। यानी एक अच्छा कंट्रोल, फॉर एग्जाम्पल ऑडिटर ने देखा कैमरा नहीं लगाया, तो रिकमेंडेशन में क्या बोलेगा? कैमरा लगा लो। फॉर एग्जाम्पल उसने देखा बैंक रिकंसिलिएशन कभी परफॉर्म होती है और कभी परफॉर्म नहीं होती, तो रिकमेंडेशन में क्या बोलेगा? रेगुलर बेसिस पे परफॉर्म करो। समझ आ रही है बात? तो ये पूरी रिपोर्ट के अंदर क्या होता है? जो भी कंपनी के वीक कंट्रोल्स हैं और साथ में उनको इंप्रूव करने के लिए क्या रिकमेंडेशन है, इसकी एक रिपोर्ट बना के किसको देगा ऑडिटर? मैनेजमेंट को। हर ऑडिट में ऐसा होता है। मैंडेटरी तो नहीं है, क्योंकि मैंडेटरी क्या है? ऑडिट रिपोर्ट। ठीक है, ये रिपोर्ट सिर्फ किसके लिए? मैनेजमेंट के लिए। अब सोचो जब ये मैनेजमेंट को ये रिपोर्ट मिलेगी, तो क्या उनको अपने सिस्टम के अंदर इंप्रूवमेंट करने का मौका मिलेगा? उनको पता चल पाएगा कि उनको सिस्टम के अंदर इंप्रूवमेंट कैसे करनी है? यस। तो यहां देखो, अब ऑडिट का ये एडवांटेज नहीं हुआ फिर? इट enables the auditor to give constructive advice to the management on the, समझ गए ये बात? तो बेटा ये चार एडवांटेजेस जल्दी से पढ़ो। कौन सी वाली? सर ऐसा कह सकते हैं कि उनकी एफिशिएंसी के बारे में बता कंट्रोल की। नहीं, कंट्रोल की डिजाइन और इम्प्लीमेंटेशन में कहां कहां वीक कंट्रोल्स है, ये कह सकते हैं। ठीक है, अब देखो लिमिटेशन के अंदर कोई सवाल है किसी का? हाँ, वो तो हम बुरे कंट्रोल के अंदर ही बता देंगे उनको कि कैमरा नहीं लगा हुआ, चोरी हो सकती है। हाँ, कैमरा लगा लो। फिर दोबारा ये नहीं बोलना कैमरा लगा लो ताकि चोरी ना हो। बता दिया ना एक दफा, उसकी कॉन्सिक्वेंसेज आपने पहले ही बता, बुरे कंट्रोल के कॉन्सिक्वेंसेज बताते हैं हम, ठीक है? फिर भी नॉलेज बेस्ड क्वेश्चंस बनेंगे ना। नहीं नहीं बेटा, इसमें सीआरक्यू भी आ सकता है। एक सवाल आएगा आपके पास और उसमें सारे बुरे कंट्रोल्स मौजूद होंगे। आपने वो बुरे कंट्रोल्स बताने हैं कि वो बुरे कंट्रोल्स कौन से हैं और क्यों हैं। साथ में ये भी बताना है कि इसकी जगह अच्छा कंट्रोल क्या होना चाहिए। सही है, तो ये सीआरक्यू का हिस्सा बन जाता है। तो यूं वो नहीं बोलेगा कि एडवांटेजेस बता दो, कोई तीन बता ये दो। वाला नहीं, ये वाला नहीं, ये जो ये पूछ रहा था,
इसके रिपोर्ट टू दी मैनेजमेंट, जिसमें वीक कंट्रोल होते हैं और साथ में क्या होता है उसकी रिकमेंडेशन। इस पे बोल रहा हूँ सीआरक्यू में केस स्टडी आ सकता है। हाँ ये तो एडवांटेजेस वगैरह में तो जाहिर है नॉलेज बेस ही आएगा। 3 आते हैं, 3 सीआरक्यू, एक 30 मार्क्स का, एक 20 मार्क्स का और तीसरा भी 20 मार्क्स का। ठीक है, मैंने पूरा बताया था। जी जी मैंने बताया था पूरा लास्ट क्लास में। ठीक है, डिफरेंट पार्ट्स होते हैं ऑब्वियसली, और उन पार्ट्स में मेजर मेजर रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं वो भी बताएंगे। अच्छा, अब लिमिटेशन क्या है ऑडिट की? टाइम कंस्ट्रेंट है यार, सही बात है। पूरे साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ऑडिट कितने महीने में करना है? 2 से 3 महीने में। ऑडिट किस बेसिस पे होता है? लिमिटेशन है ये, समझ रहे हो बात? अब जरा सुनना, एविडेंस में बी परसुएसिव रादर देन, इस बात का कोई मुझे मतलब बताएगा? इस बात का मतलब क्या है? उनको नहीं पता हो सकता ना कि कितनी ऑथेंटिक एविडेंस है। उनको तो जो मैनेजमेंट बताएगी कि ये एविडेंस है, उनको भी यही मानना पड़ेगा। हाँ, एक इसका कॉन्टेक्स्ट ये हो सकता है कि जो एविडेंसेस होते हैं ना वो बनावटी भी हो सकते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना, यार वो मैं घर से बाहर निकला हूँ जरा इधर, तेरे पास कॉल आए ना अगर, तो तू बोल दियो कि मेरे साथ ही है, यहाँ अभी अभी निकला है। ये क्या किया आपने? सबूत बनाया। ठीक है, झूठा सबूत बनाया। लेकिन इससे भी अच्छी एग्जाम्पल बताए क्या? जरा सुनना इधर। ऑडिटर किस बेसिस पे ऑडिट कर रहा है? सैम्पलिंग बेसिस पे ना। तो फॉर एग्जाम्पल यूं समझो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में टोटल है 10,000 ट्रांजेक्शन। कितनी ट्रांजेक्शन है टोटल? इन टोटल ट्रांजेक्शन को हम पता है क्या बोलते हैं? एंटायर पॉपुलेशन। क्या बोलते हैं इसको? ऑडिट की जबान में इसको क्या बोलते हैं? एंटायर पॉपुलेशन। अब इस एंटायर पॉपुलेशन का ऑडिट तो नहीं होगा ना, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल भी नहीं है। इसमें से ऑडिटर को क्या लेना पड़ेगा? चूज करना पड़ेगा। तो अब फॉर सपोज समझाने के लिए कि ऑडिटर ने बोला इसमें से मैं 150 ट्रांजैक्शंस का ऑडिट करूंगा, तो ऑडिटर ने सैंपल कितना उठाया? 150 ट्रांजैक्शंस का। जब ये 150 ट्रांजैक्शंस उठाई ना, तो यहां पे ऑडिटर को नजर आता है कि कोई भी मटेरियल मिस स्टेटमेंट नहीं है। नो मटेरियल मिस स्टेटमेंट। अब जरा सुनना, अब ऑडिटर ना 150 पे सबूत लेने के बाद क्या बोलेगा? कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ठीक है, या फिर इसको 150 नहीं कर लो, 10,000 थी ना 1,500 कर लो। तो आगे आप भी बोलो यार सर सिर्फ 150, 1,500 ठीक है। तो 1,500 की बुनियाद पे ऑडिटर क्या बोल रहा है? पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स सही है। इसका मतलब ऑडिटर ये कंक्लूसिव वे में नहीं कह रहा, परसुएसिव वे में कह रहा है। कंक्लूड तो कर ही नहीं सकते ना, कंक्लूड कैसे करेंगे? 1,500 का आपने ऑडिट किया है ट्रांजेक्शन्स का, और आप ओपिनियन किस पे दे रहे हो? 10,000। तो आपने परसुएट किया कि अगर ये 1,500 सही है ना, तो इसका मतलब पूरी की पूरी बाकी भी सही। इसको कहते हैं एविडेंस में बी परसुएसिव रादर देन कंक्लूसिव। समझ गए? वो वाली एग्जाम्पल भी, इसकी वाली भी बात ठीक है, लेकिन जो इसकी मेन बात थी ना वो ये थी जो मैंने अभी आपको बताई है। इसमें कोई मसला? लिमिटेशन बन रही है ना, आपने 1,500 की बुनियाद पे बोल दिया 10,000 वाली पूरी ट्रांजेक्शन सब सही है। हो सकता है वो नहीं हो सही। जरा सुने, आपने 1,500 ट्रांजेक्शन का ऑडिट किया है, उसकी बुनियाद पे आप क्या बोल रहे हो? बाकी भी सारी, हो सकता है वो बाकी सारी सही ना हो। तो लिमिटेशन बन गई ना ये। समझ गए ये बात? किसी का कोई सवाल है इसमें? सर अगर बाकी में कुछ बहुत बड़ी कोई गलती हो जाए तो फिर वो आप जो कह रहे पेनल्टी लगेगी और सारा नहीं, कुछ। वो तो तब होता है जब आपने अपना ऑडिट इफेक्टिवली नहीं किया। यहाँ पे आपने सब चीजें इफेक्टिवली की। अब ये लिमिटेशन है ऑडिट। ठीक है, ऐसा हो सकता है। तो मतलब जो 7,500 जो 8,500 में बची ट्रांजेक्शन, उनमें अगर मटेरियल मिस्टेक नंबर हम्म, हो सकती है मतलब। हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। ये ऑडिट की लिमिटेशन है ना। तो फिर सर कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? तो उनके दिल में ख्याल आ सकता है कि यार जो इन्होंने नहीं नहीं किया। ऐसा नहीं है। ये देखो, इस पे मैं भी आऊंगा। एक सवाल यहाँ पे रेज होता है, सर फिर यूजर का कॉन्फिडेंस तो इंक्रीज होगा ही नहीं।
होगा, बिल्कुल होगा। अब ये तो मैंने एग्जाम्पल के तौर पे लिया था ना 1500। मैं आपको बताता हूँ कि जब आप प्लानिंग करते हो ना अच्छी, और आप कंट्रोल्स को भी समझ लेते हो, टेस्ट कर लेते हो, तो आपको पूरा रिस्क पता चल जाता है। उसके हिसाब से आपका सैंपल डिटरमाइन होता है। मैंने अपनी ऑडिट जर्नी के अंदर एक ऐसा भी क्लाइंट है जिसमें से अगर 10 ट्रांजेक्शन थी ना टोटल, तो उनमें से 9 ट्रांजेक्शन का ऑडिट किया हमने, क्योंकि रिस्क बहुत ज्यादा था। और कुछ ऐसे क्लाइंट भी थे जहां अगर 10 ट्रांजेक्शन टोटल है ना, तो सिर्फ 2 का ऑडिट किया, क्योंकि रिस्क कम था। तो जब आपने इतनी प्लानिंग की है, इतनी डिटेल में वर्किंग की है, तो आपके इस लिमिटेशन की जो डिसएडवांटेजेस के चांसेस बहुत क्या हो जाते हैं, मिनिमम हो जाते हैं। फिर भी बहरहाल चांसेस ऐसे हैं, लेकिन क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। अगर आपने ये सब चीजें इफेक्टिवली ना की, प्लानिंग सही नहीं की, प्रोसीजर सही नहीं लगाया, फिर तो मसला हो जाएगा। फिर इसका मतलब आपने अपना काम सही नहीं किया। इजाज, बात क्लियर है? बेटा इसके बाद क्या है? ऑडिट इज एन ऑब्जेक्टिव वर्क, जजमेंट हैव टू बी मेड। और ऑडिटर की जजमेंट कभी कभी गलत भी। फॉर एग्जाम्पल, मैं आप सबका सुपरवाइजर, ठीक है, या फिर ऑडिट मैनेजर, मैंने बोला चलो मेरे साथ पेप्सी का ऑडिट करने चलते हैं, ठीक है। अब आप लोगों में से कुछ सीनियर ऑडिटर होंगे, कुछ जूनियर ऑडिटर होंगे। अब ये वो बंदा है जो पीछे बैठा हुआ है, इसका पहला पहला ऑडिट है, ये अभी अभी पैदा हुआ है और ये ऑडिट फर्म में आया है, इसका पहला पहला ऑडिट है। इससे उसूलन हमसे क्या करवाना चाहिए था, फोटो कॉपी करवा ले, फाइलिंग कर ले, ठीक है, थोड़ा बहुत एक्सपेंसेस का ऑडिट कर ले। मैंने इसको पता है क्या बोला, तुम एक काम करो, इन्वेंट्री वैल्यूएशन का ऑडिट करो। अब सोचें, पेप्सी कंपनी एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसके अंदर वर्क इन प्रोग्रेस भी होता है, और मैंने इसको क्या बोला, इन्वेंट्री वैल्यूएशन का ऑडिट करो। इसका मतलब मैंने जो अपनी यहां पे जजमेंट ली है, मुझे शक्ल से ये बड़ा ना स्मार्ट लग रहा था, मतलब यार क्या बंदा लग रहा है टाइट, ये करेगा ना ऑडिट, हालांकि ये बंदा फारिग बंदा था। अब मैंने फॉर एग्जाम्पल यहां तो बोल दिया ये बिल्कुल जूनियर है, लेट्स से फॉर एग्जाम्पल ये थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस बंदा भी है, लेकिन मैंने अपनी गलत जजमेंट की वजह से क्या किया, इसको इन्वेंट्री वैल्यूएशन का ऑडिट दे दिया। अब ये क्या करेगा, धज्जियां उड़ाएगा उस ऑडिट की, रिजल्टिंग इन जो मटेरियल में स्टेटमेंट मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिलेंगी। तो ये देखो इधर, मेरी जजमेंट गलत थी ना, जिसकी वजह से मेरा ओपिनियन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 2, अभी मैंने आपके सामने सैंपल लिया था, कितनी ट्रांजेक्शन उठाई थी। अब ये पूरी वर्किंग करने के बाद भी कितना सैंपल उठाना है, ये मेरी जजमेंट पे डिपेंड करता है ना। अगर मेरी ये जजमेंट गलत हो जाए तो ओपिनियन गलत हो सकता है। फिर एक और बात मैंने आपको बोली थी, ऑडिट किस किन आइटम्स का होता है, मटीरियल आइटम्स का। क्या कितनी मटीरियलिटी होनी चाहिए, कोई बोलेगा सर 5,000 होनी चाहिए, कोई बोलेगा 10,000 होनी चाहिए, ये एक सब्जेक्टिव मैटर है ना। हमने बचपन में F3 के अंदर पढ़ा था कि मटीरियलिटी को डिटरमाइन करना एक जजमेंट का काम है। तो जब मटीरियलिटी डिटरमाइन होती है तो जजमेंट इन्वॉल्व होती है ना, वो जजमेंट गलत भी, हो जब जजमेंट वो वाली मटीरियलिटी की गलत होगी तो उसका मतलब फिर हो सकता है कोई में से स्टेटमेंट जो कि मटीरियल हो, लेकिन हम समझ रहे हैं उसको क्या, इमटीरियल, और रिजल्टिंग इन हमारा ओपिनियन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ये समझ में आ गए सारी लिमिटेशंस। हाँ भाई, चलें जी, जल्दी से जितना अब तक पढ़ा है पूरा क्विकली रिकॉल करो, मैं पूछूंगा। तो जो आपने ऑडिट फर्म की हिरार्की बताई थी, उसमें कोई एक बंदा गलत काम करे तो उसकी सजा सबको मिलेगी क्या? देखो ऐसे नहीं है, सिनेरियो पे डिपेंड करता है ये तो। तुम्हारा सवाल जो है ना वो बहुत वेग है। जैसे आपने आर्थर वाली वो बताई थी एग्जांपल, हम्म। तो उनके जो बड़े होंगे उन्होंने गलत किया होगा कुछ उसमें, कि अभी 2 दिन हुए नया ऑडिटर अभी तो आया वो है। वैसा तो ये बोलेगा फर्म बंद हो गई, दूसरी फर्म ज्वाइन करनी है, तो और क्या। उसको तो मतलब उसके करियर को कुछ नहीं होगा। तू इतनी टेंशन क्यों ले रहा है तुझे अपनी टेंशन हो गई। ऑडिट पार्टनर का मसला होता है, जिम्मेदार वो है ना।
ये रिवाइज कर लिया। आप लोग सब स्टूडेंट ग्रुप में ऐड हो चुके हो? आप नहीं हुए, और कौन नहीं हुआ ग्रुप में ऐड? एक दो तीन टोटल। ऑनलाइन स्टूडेंट्स में से कौन ऐसा है जो ग्रुप में ऐड नहीं हुआ? अहमद, मरियम, मोहम्मद जैन, अफनान, अली अब्बास, फातिमा, फलाह, इफ्रा, शहरियार। बेटा आप लोगों में से कौन ऐसा स्टूडेंट है जो अभी तक ग्रुप में ऐड नहीं हुआ? क्योंकि मुझे ड्राइव का लिंक भेजना है और उसमें सारे नोट्स अपलोड है। सर ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, लगा दूंगा भाई। ये जवाब लेने का एक तरीका था। मैं अगर ऐसे नहीं बोलूंगा तो जवाब नहीं देंगे। अभी तो ये देखा, सिर्फ 3 ने दिया जवाब। ओ भाई, सोने के लिए क्लास में क्यों हो? सो जाओ जाके घर पे, अभी सो घर पे ही हो ना, सो जाओ बस। क्लास क्यों ज्वाइन की हुई है? निकाल। दोबारा नहीं ज्वाइन कर पाएंगे तो तू मेरा एडवाइजर बन जा। अच्छा जी, अब इधर एक इंपॉर्टेंट बात जो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, ऑडिटर का ओपिनियन। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट करने के बाद ऑडिटर देगा क्या? अपना ओपिनियन ना। अब इन ओपिनियन की टाइप्स हैं भाई, जरा सोचें। ऑडिटर अपना ओपिनियन देने के लिए आया, कहां देगा ये अपना ओपिनियन? ऑडिट रिपोर्ट के अंदर, ऐसा ही है। तो एक सिनेरियो तो ये हो सकता है कि ऑडिटर ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट किया और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर सब कुछ सही था। जितनी भी ट्रांजैक्शंस का ऑडिटर ने ऑडिट किया वो सारी क्या थी? सही थी। एज पर एप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनी हुई थी। तो ऑडिटर क्या ओपिनियन देगा? सब कुछ ठीक है ना? तो ऑडिटर यहां पे पता है क्या ओपिनियन देगा? अनमॉडिफाइड ओपिनियन। कौन सा ओपिनियन देगा? अनमॉडिफाइड ओपिनियन। अनमॉडिफाइड ओपिनियन का मतलब क्या है? क्लीन ओपिनियन। यानी इस ओपिनियन की लैंग्वेज पता है क्या होती है? इन आर ओपिनियन, ऑडिटर बोलता है अपनी रिपोर्ट के अंदर, इन आर ओपिनियन द एफएस गिव्स ट्रू एंड फेयर व्यू। इन आर ओपिनियन द एफएस गिव्स ट्रू एंड फेयर व्यू। इस बात में कोई मसला? क्लियर है सबको? सर ये अनक्वालिफाइड भी इसको कहते हैं? जी, अनक्वालिफाइड भी कहते हैं इसको। ये नोट डाउन कर लो भले, कि इसको अनक्वालिफाइड भी कहते हैं। अब इसके अलावा और सिनेरियो क्या हो सकते हैं? सिर्फ यही सिनेरियो हो सकता है या और कुछ भी हो सकती हैं चीजें? हो सकती है। जैसे कि
आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट किया और आपको नजर आया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में सब कुछ सही है सिवाय कोई एक आधे आइटम के। लेट्स से फॉर एग्जांपल आपने देखा रिसीवेबल भी सही है, पेबल भी सही है, इसके अलावा इन्वेंट्री भी सही है, सिर्फ और सिर्फ मसला जो आ रहा है वो आ रहा है बैंक बैलेंस के अंदर। मसला किधर है? बैंक बैलेंस के अंदर। तो आप ये तो नहीं बोलेंगे ना कि पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही नहीं बनी, ये तो नहीं बोल सकते। क्या बोलेंगे आप? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स सही है सिवाय बैंक बैलेंस। बैंक बैलेंस के, यही बोलोगे ना। इसको पता है क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं क्वालिफाइड एक्सेप्ट फॉर। यानी यहां पे ऑडिटर का ओपिनियन क्या है? रुक जाओ, यहां पे ऑडिटर अपना ओपिनियन क्या दे रहा है कि इन आर ओपिनियन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव्स ट्रू एंड फेयर व्यू एक्सेप्ट फॉर। देखें वर्डिंग, देखें इधर। The FS gives ट्रू एंड फेयर व्यू, साथ में एक्सेप्ट फॉर। अभी एक्सेप्ट फॉर कुछ भी हो सकता है ना, ये कोई भी आइटम हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल में हमारी क्या था? बैंक बैलेंस। ठीक है, एक या फिर दो भी हो सकते हैं। दो भी अगर निकला है तब भी आप ये तो नहीं बोलोगे ना कि पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गलत है। सोचें, आपने ऑडिट किया और आपने एक आइटम गलत होने की बेसिस पे या दो आइटम गलत होने की बेसिस पे बोला कि पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक नहीं है, तो ये गलत ओपिनियन हो गया ना फिर तो आप, है ना। तो यहां पे आप क्या ओपिनियन दोगे? इन आर ओपिनियन द एफएस गिव ट्रू एंड फेयर व्यू एक्सेप्ट फॉर, और इस ओपिनियन का नाम क्या है? क्वालिफाइड एक्सेप्ट फॉर। हाँ, नहीं तो डिपेंड करता है ना फिर तो इफ एंड बट्स के अंदर तो फिर बहुत चीजें निकल आएंगी। ठीक है, अगेन ये ओपिनियन वाला एरिया जो है ना, ये हम कहाँ पढ़ेंगे बताओ जरा? रिपोर्टिंग के अंदर। और रिपोर्टिंग में से कितना पेपर बनता है? 5 से 15 नंबर। ठीक है, रिव्यू और रिपोर्टिंग दोनों मिला के, तो वहां पे जो ये तुम्हारे इफ एंड बट्स वाली सिचुएशन है ना, वो वहां आ जाएगी। नेक्स्ट इसके बाद बेटा और क्या हो सकता है? आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक किया, सब कुछ ही गलत निकल रहा है। इन्वेंट्री का ऑडिट किया, वो गलत। रिसीवेबल का ऑडिट किया, वो गलत। पेबल का ऑडिट किया, वो गलत। रेवेन्यू का ऑडिट किया, वो गलत। सब कुछ ही गलत निकल रहा है। तो इसका मतलब अब आप क्या बोलोगे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही नहीं है ना। इसको कहते हैं एडवर्स ओपिनियन। तो क्या बोलेंगे? एडवर्स ओपिनियन। और एडवर्स ओपिनियन में ऑडिटर की लैंग्वेज क्या होगी फिर? इन आर ओपिनियन the FS does not give true and fair view। ऐसा ही है। अब एक और सिचुएशन भी होती है। आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट करने पहुंचे, आपने मैनेजमेंट को बोला मुझे सबूत दो। किसकी जिम्मेदारी है सबूत देना? मैनेजमेंट वाला भाग जा, नहीं दे रहे सबूत। यानी ये हम ना मस्ती में भी करते थे जब मैं श्नाइडर इलेक्ट्रिक में था।
तो वहां पे मेरा एक सीनियर था ना, पता है क्या करता था, जूनियर ऑडिटर बेचारे आते थे, बोलते थे ये इनवॉइस चाहिए, बोलता था, निकल, मतलब भाग, या फिर कुछ भी ऐसा हटाने के लिए ना उसकी। तो वो जाते थे, फिर जाकर अपने सीनियर को बुलाते थे, और वो सीनियर बोलता था यार आप इनको इनवॉइस वगैरह नहीं दे रहे। बोलता था मैंने कब बोला इनको ऐसा, हाजिर हैं हम, ताबेदार, तंग करने के लिए। लेकिन ऐसा मैनेजमेंट वाकई में भी कर सकती है, यानी इस तरह के बहाने कर सकती है ना मैनेजमेंट, कि वो हमारे रिकॉर्ड्स ना वो करप्ट हो गए, आग लग गई थी बस्ती में, सॉफ्टवेयर जल गया, ठीक है, सॉफ्टवेयर करप्ट हो गया, इन्वेंट्री जल गई, खत्म हो गई इन्वेंट्री, देखो ये आग की राख पड़ी हुई है, फॉर एग्जाम्पल। इसी तरह एक मैं एग्जाम्पल आपको बताता हूं। मैनेजमेंट बोले कि हम अपने रेवेन्यू पे आपको सबूत नहीं दे सकते, उसकी वजह यह है कि हमारे ना गवर्नमेंट के साथ कॉन्फिडेंशियल मामलात हैं, हम गवर्नमेंट को वेपन सेल करते हैं, वेपन डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं ना जो गवर्नमेंट को वेपन्स वगैरह देते हैं। उन्होंने बोला कि गवर्नमेंट ने हमें मना किया है कि अपने रेवेन्यू के बारे में किसी को इन्फॉर्मेशन मत देना। तो अब ऑडिटर को सबूत नहीं मिलेगा ना, जब सबूत ही नहीं मिलेगा तो क्या ऑडिटर अपना ओपिनियन देगा? नहीं। तो यहां पे फिर एक और बात यहां पे आ जाती है, डिस्क्लेमर। डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन का मतलब क्या है, कि ऑडिटर अपनी ऑडिट रिपोर्ट तो बना रहा है, लेकिन उस ऑडिट रिपोर्ट के अंदर ओपिनियन नहीं देगा। देखें, ये तो नहीं, ऐसे तो नहीं होगा ना कि ऑडिटर बोलेगा मैं ऑडिट रिपोर्ट ही नहीं दूंगा। ऑडिट रिपोर्ट किसके लिए है? यूजर के लिए, शेयर होल्डर के लिए। तो वो रिपोर्ट तो बनेगी, लेकिन जो उसका ओपिनियन वाला कॉलम होगा ना, सेक्शन होगा ना, उसमें ऑडिटर बोलेगा कि मैं ओपिनियन नहीं दे सकता क्योंकि मुझे सबूत ही नहीं मिले। तो यहां पे इसको क्या कहते हैं, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। और यहां पे ऑडिटर पता है क्या बोलता है, वी आर अनएबल टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन। और आगे जो भी डिटेल है उसकी वो बता देगा। यहां पे मैं शॉर्टकट में क्या मिल रहा हूं, लिख रहा हूं, सफिशिएंट, SAAE का मतलब क्या है, सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस, सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, ठीक है, सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नॉट प्रोवाइडेड। ये देखो आपके नोट्स में भी था ये, सही है। अब देखो इधर, मैंने क्या बोला, एक तो ये होगा कि आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट किया और सब कुछ सही है, तो आप क्या बोलेंगे, अनमॉडिफाइड ओपिनियन, यानी इन आर ओपिनियन द एफएस गिव्स ट्रू एंड फेयर व्यू। दूसरा क्या हुआ, आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट किया, सब कुछ ठीक है सिवाय एक आधा आइटम, तो आप क्या बोलोगे, क्वालिफाइड एक्सेप्ट फॉर, जिसके अंदर आप क्या ओपिनियन एक्सप्रेस करोगे, इन आर ओपिनियन द एफएस गिव्स ट्रू एंड फेयर व्यू एक्सेप्ट फॉर। दूसरा, फिर आपने ऑडिट करने दोबारा पहुंचे, सब कुछ ही गलत मिल रहा है, तो आप क्या दोगे, एडवर्स ओपिनियन, जिसमें आप क्या बोलोगे, इन आर ओपिनियन द एफएस डज नॉट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू। फिर एक और, आप सबूत लेने के लिए मैनेजमेंट के पास जा रहे हो और मैनेजमेंट सबूत ही नहीं दे रही, तो अब आप क्या बोलोगे, भाई मैं ओपिनियन भी नहीं दे रहा। और ऑडिट रिपोर्ट बनाओगे और उसके अंदर ओपिनियन के कॉलम में क्या बोलोगे, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, जिसकी वर्डिंग्स कुछ इस तरह होंगी, ठीक है, वी आर अनेबल टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन, और क्यों, क्योंकि हमें सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस नहीं मिला। अच्छा, देखें इधर,
ये जितने भी इस तरफ राइट साइड पे ये बने हुए ना, क्वालिफाइड एक्सेप्ट फॉर, एडवर्स ओपिनियन, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, इसको हम कहते हैं मॉडिफाइड ओपिनियन की टाइप्स। यानी इन शॉर्ट, ओपिनियन की दो टाइप्स हैं, एक अनमॉडिफाइड, दूसरा डिफाइड। मॉडिफाइड। की तीन टाइप्स हैं, एक क्वालिफाइड एक्सेप्ट फॉर, एक एडवर्स, और तीसरा डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। इधर देख लो अपने हैंडआउट्स पे, एक है अनमॉडिफाइड ओपिनियन, दूसरा मॉडिफाइड ओपिनियन। और मॉडिफाइड ओपिनियन की तीन टाइप्स। जी। सर, मैं आपको शेयर होल्डर या निगम को कुछ बोलेंगे नहीं कि देखें, ये होना, ये हो जाना एक बहुत रेयर बात है, और इसके कॉन्सिक्वेंसेस तो लाजमी सी बातें होंगे ना। मैनेजमेंट को हो सकता है शेयर होल्डर पूरी की पूरी अपनी इन्वेस्टमेंट्स को डिस्पोज कर दें। सोचें, इधर सिनेरियोज बनाते हैं। फॉर एग्जांपल, हम सब ऑडिटर हैं, हमने अपना ओपिनियन दिया है, इन आर ओपिनियन द एफएस डज नॉट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू। जैसे ही ये रिपोर्ट यूजर के पास गई और मार्केट में, क्योंकि पब्लिक लिस्टेड कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो ऑडिटेड होती है ना, उसकी वेबसाइट पे पब्लिश होती हैं, तो जैसे ही ये इंफॉर्मेशन मार्केट में फैलेगी, स्टॉक मार्केट में क्या हलचल मचेगी बताओ। सब अपने अपने शेयर्स बेचना, शेयर होल्डर्स इमीडिएटली एक मीटिंग बुलाएंगे, मैनेजमेंट की ऐसी की तैसी कर देंगे, ऐसा ही है। तो ये कॉन्सिक्वेंसेस तो वहां भी होंगे, और जब सबूत प्रोवाइड नहीं किए तब भी कुछ ना कुछ कॉन्सिक्वेंसेस इस तरह के ही होंगे। समझ रहे हैं? तो ये तो प्रैक्टिकल सिनेरियो पे डिपेंड करता है, सिचुएशन क्या हुई है। हर जगह पे अलग अलग कहानी हो सकती है। ठीक हो गया यहां तक? अच्छा, अब आज की क्लास में हमने यहाँ पे ना बेसिक्स खत्म कर ली हैं। इस पूरे हैंडआउट के अंदर जितनी भी बातें थी हमने वो सब कंप्लीट कर ली। मैं चाह रहा हूं एक दफा ना आप अच्छे से कल वाला लेक्चर कवर करो, और आज वाला लेक्चर भी। ऑब्वियसली जो स्टूडेंट पहली क्लास ले रहे हैं उनको थोड़ा थोड़ा मसला तो हो रहा होगा, ऐसा हो नहीं सकता उनको सारी बातें समझ में आ गई। 50 to 60% समझ में आ रहा है, या कोई बात समझ में ही नहीं आ रही, ऊपर से कही है सब बातें? सब आ गई? वाह वाह यार, हाँ, समझ में आ गई है, जबरदस्त। अच्छा, अब मैं क्या चाह रहा हूँ बेसिकली, आप ये वाला लेक्चर, आज वाला, और इससे जो पिछला लेक्चर है वो कवर करें। मैंने सीक्वेंस आपको बताई थी कि बेसिक्स पढ़ने के बाद हम क्या पढ़ेंगे, इंटरनल कंट्रोल। लेकिन इंटरनल कंट्रोल से पहले हम एक छोटा सा टॉपिक पढ़ेंगे, अश्योरेंस। सीक्वेंस में आपको पहले भी बता चुका हूं, अभी भी बता देता हूं दोबारा। अश्योरेंस, फिर इंटरनल कंट्रोल्स, फिर सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स, फिर प्लानिंग, जिसके अंदर हम क्या पढ़ रहे होंगे, मेजर एरिया कौन सा है इसका, देन इसके बाद रिव्यू, फिर रिपोर्टिंग, एंड देन उसके बाद जो एरिया था फ्रेमवर्क वाला, जिसके अंदर एथिक्स, कॉर्पोरेट गवर्नेंस और ये सारी चीजें, एंगेजमेंट लेटर, ये सब चीजें छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, वो सबसे एंड में पढ़ेंगे। उसको मैं बोलता हूँ ऑडिट का कचरा। क्योंकि एथिक्स जब मैं पढ़ाना शुरू करूंगा ना, तो आपकी चीख चीख के बोले सर जल्दी पढ़ाएं, ये तो हमने पढ़ा हुआ है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस, लेकिन हम ऑडिट के कॉन्टेक्स्ट में ऑब्वियसली इसको पढ़ रहे होंगे, पढ़ेंगे जरूर, लेकिन उसको सबसे एंड में। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ स्टैरिक बना दिया क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स हैं ना, छोटे छोटे, एथिक्स है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस है, ये सारे। तो ये हमारी सीक्वेंस है। अच्छा, एक बात और, ये मैंने लास्ट क्लास में भी आपको इशारतन तो बता दिया था, रमजान में ही हमारी आखिरी क्लास थी। अब हम कब स्टार्ट करेंगे, ईद के बाद, और यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वीक में हमारी कितनी क्लासेस होंगी, 5 क्लासेस। डेज मैंने बता दिए थे, टाइमिंग आपको कम्युनिकेट हो जाएगी ग्रुप पे। मेक श्योर आपने ये करना है कि आप सब लोग ग्रुप पे ऐड हो जाएं, ताकि आपको जितनी भी रिसोर्सेज हैं, असाइनमेंट्स हैं, वो ग्रुप में मिलते रहें। ठीक है? ग्रुप के अलावा अलग से अगर आप आओगे तो ऑब्वियसली मैं आपको फैसिलिटेट नहीं कर पाऊंगा।
कि सर आपने जो ग्रुप पे ड्राइव का लिंक भेजा है ना, वो जरा मुझे पर्सनल में भी भेज दें, मैं ग्रुप में ऐड नहीं हूं ना इसलिए। तो ये वाली हरकतें नहीं चलेंगी, ठीक है। तुम्हारा नाम क्या है? वहाज भाई, बात क्लियर है? हाँ, नाम क्या है? मुश्तबा, हाँ बताया था पहले भी तुमने, क्लियर है? क्लियर है भाई आपको? चलें, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में मुलाकात करते हैं। किसी के कुछ सवालात हैं? सवालात हैं तो पूछें। ये तो बेसिक्स पढ़ा, ऐसा कुछ स्पेंडिंग हमने क्रिकेट तो नहीं कुछ करनी ना अभी हमने सॉल्व। अभी ना भी करो तो मसला नहीं है। अच्छा, ये सवालात हैं कुछ ऑनलाइन स्टूडेंट्स के भी। सर वो तो फिर अनक्वालिफाइड एक्सेप्ट फॉर, नहीं बेटा, देखें इधर एक बहुत अच्छा सवाल आ गया एक स्टूडेंट का। बोला सर वो तो फिर अनक्वालिफाइड, फला का सवाल है कि जहां पे मैंने बताया था ना कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पूरी ठीक है सिवाय एक दो आइटम्स के, तो उसने बोला सर वहां पे तो फिर अनक्वालिफाइड एक्सेप्ट फॉर होना चाहिए ना। देखिए जरा बात समझिएगा, बताए क्या, जब मैंने उसको अनक्वालिफाइड बोला था ना, यानी अनमॉडिफाइड, यानी इसका मतलब वो स्टैंडर्ड ओपिनियन है। नॉर्मली जब आप ऑडिट करने जाते हो और ऑडिट करने का जो ओपिनियन होता है वो कौन सा होता है? ट्रू एंड फेयर। तो जब भी इसमें उस ओपिनियन की लैंग्वेज में कोई भी चेंज आया तो ओपिनियन क्या हो जाएगा? मॉडिफाई। तो इसीलिए फला भाई फिर उसको हम क्या बोलेंगे? क्वालिफाइड एक्सेप्ट फॉर। क्वालिफाइड एक्सेप्ट फॉर का मतलब पता है क्या? सिर्फ एक चीज क्वालिफाई हुई है, ओपिनियन में मॉडिफिकेशन सिर्फ एक या दो चीजों की वजह से, ये मतलब है इस बात का। ठीक है फला? चले जी, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात करते हैं। किसी और स्टूडेंट के कोई सवाल है तो पूछ सकता है, क्लास के बाद भी आके पूछ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।